हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 7। तो बेटे ये बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का 7वां वीडियो है। और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है ध्रुवण शक्ति तथा आयनों का ध्रुवित होना। इसे हम पढ़ेंगे फजान के नियम के अंतर्गत। इंग्लिश में आप ध्रुवण शक्ति को कहते हो पोलराइजिंग पावर, और आयनों का ध्रुवित होने को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, फजान्स रूल। तो हमें फजान रूल आज पढ़ना है। हमारा जो मेन मोटिव है वो है फजान रूल को डिस्कस करना। अब फजान रूल क्या होता है उसके बारे में कुछ बात मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, फिर आपको क्लियर करूंगा कि फजान रूल में क्या बातें हमें सीखनी है। आपको नॉर्मली आज तक इस बात का पता है कि यदि आपके पास कोई मेटल एटम है, मान लो आपके पास कोई क्या है, मेटल एटम यानी धातु का परमाणु, और वो जब संयोग करता है या जुड़ता है नॉन मेटल के साथ यानी अधातु परमाणु के साथ, ये तो है आपके पास धातु परमाणु, एक तो आपके पास धातु परमाणु है यानी मेटल का एटम है, और वो संयोग करता है किसी अधातु परमाणु के साथ। अधातु परमाणु का मतलब नॉन मेटल एटम के साथ जब वो संयोग करता है, तो आपको इस बात का पता है कि जो धातु है, मेटल है, उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो नॉन मेटल है, अधातु, उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, रिसीव करना। तो नॉर्मली होगा क्या, यहां से धातु यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन जाता है नॉन मेटल में, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, मेटल एटम से नॉन मेटल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण क्या होता है कि मान लो मैं कहूं कि हमारा जो धातु का परमाणु है, मेटल का एटम है, वो ए है, उसका नाम है ए, उसका संकेत ए है, और नॉन मेटल का है बी, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। तो जब ए एटम से एक इलेक्ट्रॉन बी एटम में ट्रांसफर होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है, तो ए के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बन जाता है, कैटायन। कैटायन को हिंदी में हम कहते हैं धनायन। और जो बी एटम है, नॉन मेटल एटम या अधातु परमाणु, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं, एनायन, या इंग्लिश में आपने इसे एनायन कहा तो हिंदी में आप कह सकते हो ऋणायन। तो इसका मतलब साफ है कि जब कोई मेटल एटम किसी नॉन मेटल एटम के साथ कंबाइन करेगा, तो इनके जुड़ते समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से नॉन मेटल एटम में ट्रांसफर होता है या होते हैं, जिसके कारण मेटल एटम कन्वर्ट हो जाता है एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन में, और नॉन मेटल एटम कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिवली चार्ज एनायन में। और ये जो कैटायन और एनायन हैं, इनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, जिसकी वजह से इनमें लगता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण का नाम ही होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये जो अट्रैक्शन यहां डेवलप हुआ, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, आयनिक बंध। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है।
दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप आयनिक बॉन्ड कहो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहो, एक ही बात है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो फजान ने हमें समझाई थी। फजान ने बताया था कि आपके पास मान लो ये कोई एटम है जिसे आपने कहा है कि ये कैटायन में कन्वर्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, और एक एटम आपके पास दूसरा है, ये दूसरा एटम, ये जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनायन में कन्वर्ट हो चुका है। तो फजान का कहना यह था कि भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात तो पक्की है। पर हमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो ये धन आयन होता है ना कैटायन, इसका साइज तो होता है छोटा, और जो ऋण आयन है यानी एनायन, उसका साइज होता है बड़ा। जैसा कि क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या वाले टॉपिक में। जब हमने क्लास 11th में आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियस डिस्कस की, तो वहां आपको समझाया था कि जो कैटायन होता है यानी धन आयन, उसका साइज एटम से छोटा ही होता है, और जो एनायन है उसका साइज एटम से बड़ा होता है। ठीक है, तो यदि आप किसी कैटायन और एनायन का कंपैरिजन करोगे तो ध्यान रखना कैटायन को हमेशा छोटा बनाना है और एनायन को बनाना है बड़ा। अब देखो एक बात बताता हूं, फजान का कहना यह था कि आपने ये बात कह दी कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस कैटायन से एनायन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से एक बॉन्ड बना जिसे आपने कहा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पर यहां एक बात समझने वाली है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी तो आपको नजर आ रही या आयनिक वैलेंसी तो आपको नजर आ रही, पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो कैटायन है ना इसका साइज छोटा है और एनायन का साइज क्या है? बड़ा। तो ये कैटायन क्या करता है? कैटायन इस एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसे देखो, ध्यान से देखो, मतलब मुझे ये बताओ कैटायन है तो कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो एनायन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात तो पक्की है, और वो इलेक्ट्रॉन साइज बड़ा होने के कारण इसके न्यूक्लियस से होंगे दूर। ठीक है, साइज बड़ा होने के कारण क्या होंगे? इसके न्यूक्लियस से दूर होंगे। किसके न्यूक्लियस से दूर होंगे? इस एनायन के न्यूक्लियस से दूर होंगे साइज बड़ा होने के कारण। तो होगा क्या, जब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इसके खुद के न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इसके खुद के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। जबकि जो बराबर में कैटायन है जिसने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया था कि भाई तू रख ले इलेक्ट्रॉन, मैं तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लूंगा और तू नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेना, वो ही कैटायन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करके क्या करता है? वो छोटा कैटायन इस बड़े से ऋणायन की शक्ल बिगाड़ देता है। क्या होगा? देखो मैं बताता हूं आपको, यहां जो कैटायन है, वो कैटायन, ये छोटा सा कैटायन इस एनायन की शक्ल ऐसी बना देगा। देखो इस शक्ल को ध्यान से, इस एनायन की शक्ल देखो क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और इसका न्यूक्लियस रह गया इधर। है ये एनायन ही, नेगेटिव चार्ज है इसके पूरे के ऊपर, पर जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो सारे इलेक्ट्रॉन तो इधर इकट्ठे हो जाएंगे। नॉर्मली भाई यदि इस वाले आप एनायन को देखोगे ना तो आपको पता होगा इस एनायन के सेंटर में तो एक न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इसके चारों तरफ होंगी क्या? ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे। और इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे और इनके सामने ये एक ऐसा ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन आ जाएगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा सबको। तो इनके इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे, सारे सेकंड लास्ट ऑर्बिट जिसे आप पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हो उसके इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो बेटे इसकी शक्ल तो फिर ऐसी हो ही जानी है। यानी जो छोटा है, जो कैटायन है,
वो बड़े अर्थात एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब अपनी तरफ इसे खींच लेगा तो उसकी शकल देगा वो बिगाड़, और शकल के बिगाड़ने को ही कहते हैं डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन। या डिस्टॉर्शन को आप कह सकते हो पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन को ही आप कह सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर। डिस्टॉर्शन को तो हम, डिस्टॉर्शन का मतलब तो विरूपण है, विकृति, शकल बिगाड़ देना, और पोलराइजेशन का मतलब है ध्रुवीकरण कर देना। देखो इसके दो ध्रुव नहीं बना दिए, ये वाला तो नेगेटिव पोल बन गया और ये पॉजिटिव पोल बन गया, एनायन की शक्ल बिगाड़ दी। और कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए कहा कि दिया तो था एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया था, पर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन खींच तो लिए अपनी तरफ ही। यूं कहा कि जरा बीच में को रहो, ना तो उसके रहो ना तो मेरे रहो, बीच में को रहो। जब दे के एक इलेक्ट्रॉन और बाकी इलेक्ट्रॉनों को अपने कब्जे में करना चाह रहा है या अपने साथ शेयरिंग में दिखाना चाह रहा, तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। यानी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कोवैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, या इलेक्ट्रोवैलेंसी में भी कोवैलेंसी का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। अब यहां कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। आपने कहा कि जब एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो बन जाएगा कैटायन यानी धनायन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा वो बन जाएगा एनायन यानी ऋणायन। ठीक है सर, आपने बताया कि कैटायन का साइज होता है छोटा और एनायन का साइज होता है बड़ा, इसलिए छोटे वाला जो कैटायन है वो बड़े वाले एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण जो आपका एनायन है जिसका साइज बड़ा था उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसका पोलराइजेशन हो जाता है, और इन दोनों के बीच जो आयनिक बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, उस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। पर आप एक बात बताओ कि ये जो छोटे वाला कैटायन है क्या इसकी शक्ल नहीं बिगड़ेगी? ये जो छोटे वाला है जिसे आप कैटायन कह रहे हैं, इसकी शक्ल नहीं बिगड़ने की क्या? तो बेटे मेरा जवाब सुनो, बिगड़ेगी तो इसकी शक्ल भी, पर इसकी शक्ल थोड़ी कम बिगड़ेगी। क्योंकि देखो मैं बताता हूं, इसकी शक्ल थोड़ी कम बिगड़ेगी, इसकी शक्ल इतनी बिगड़ सकती है, बस इतनी। देखो थोड़ी सी मैंने इसकी शक्ल बिगाड़ दी, पर इस वाले की शक्ल बिगड़गी कुछ ज्यादा ही, इसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही बिगड़गी, इसकी एनायन की। तो जो ज्यादा बड़ा होता है ना उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस बात को आप कई तरीकों से समझ सकते हो। यदि मेरे पास एक छोटा कांच का टुकड़ा है और एक बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा है, जैसे शीशा है, दर्पण है, मिरर है, जिसमें आप सुबह अपनी शक्ल देखते हो, आपने छोटे कांच के शीशे को या टुकड़े को बड़े कांच के टुकड़े या शीशे पर मार दिया, तो बताओ किसकी शक्ल ज्यादा बिगड़ेगी? छोटे वाले की ज्यादा बिगड़ेगी या बड़े वाले की? यदि दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल हो, मजबूती बराबर हो, तो आप समझ सकते हो कि हाँ जी छोटे वाले की शक्ल तो कम बिगड़ेगी, बड़े वाले की ज्यादा बिगड़ेगी। और यदि ये बात समझ में नहीं आती तो दूसरे तरीके से समझो। यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक कंपनी के दो गुब्बारे हैं, उन दोनों गुब्बारों को मैंने फुला लिया, एक गुब्बारा तो फुलाया इतना, ठीक है, और एक गुब्बारा फुला लिया इतना बड़ा। देखते रहो ध्यान से, एक ही कंपनी के एक ही साइज के गुब्बारे थे, एक को तो थोड़ा सा फुलाया, एक को बहुत बड़ा फुला लिया। अब दोनों गुब्बारों की टक्कर करनी है, मुझे ऐसे ही दबाना है। तो जब आप इन दोनों गुब्बारों को एक दूसरे के ऊपर दबाओगे तो शक्ल किसकी ज्यादा खराब होगी, यूं बताओ? छोटे वाले की शक्ल ज्यादा खराब होगी या इस बड़े वाले गुब्बारे की ज्यादा खराब होगी? तो जहां तक उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा कि छोटे वाले की शक्ल पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितने बड़े वाले की शक्ल पे प्रभाव पड़ेगा। बताओ समझ में आ रही क्या बात? तो ये जो होता है ना, मतलब आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर हो जाता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, तो बनता है आयनिक बॉन्ड। पर जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो एटम है, जिसे हम मेटल कहते हैं,
वो इलेक्ट्रॉन दे तो देता है अपना, पर इलेक्ट्रॉन देते ही वो जिसे उसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है कि एक दे दिया, अब सारे इधर आ जाओ मेरे पास। और सबको जब अपनी तरफ खींचेगा तो जो एनायन है जिसे इलेक्ट्रॉन दिया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसे आप ऋणायन कहते हो, उसकी तो शकल बेचारे की बिगड़ ही जाएगी। और शकल बिगड़ने को ही कहते हैं हम डिस्टॉर्शन, पोलराइजेशन या कोवलेंट करेक्टर या कोवेलेंसी। ठीक है, समझ में आई ना बात। अब देखो इन सारी चीजों को हम एक बार पढ़ते हैं कि क्या मैंने अब तक आपको समझाया। हम समझ रहे हैं ध्रुवण शक्ति। ध्रुवण शक्ति यानी कौन किसकी कितनी शकल बिगाड़ सकता है उसे कहते हैं ध्रुवण शक्ति। ध्रुवण शक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजिंग पावर। अब मुझे यूं बताओ कि जो छोटे वाला हमारा कैटायन है उसकी ध्रुवण शक्ति ज्यादा है या बड़े वाले एनायन की ध्रुवण शक्ति ज्यादा है? किसने दूसरे की शकल ज्यादा बिगाड़ी, यूं बताओ, कैटायन ने बिगाड़ी या एनायन ने? तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो छोटा है सर, जो कैटायन है, जो धनायन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन देने के बाद, वो जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण शक्ति ज्यादा है। अब एनायन जो बड़े साइज का है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, उसकी ध्रुवण शक्ति या पोलराइजिंग पावर कम होती है। ठीक है, चलो अगली बात पढ़ना है, आयनों का ध्रुवित होना। कौन सा आयन ज्यादा ध्रुवित हुआ है? इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। कौन सा आयन ज्यादा पोलराइज हुआ है, ज्यादा ध्रुवित हुआ है, किसकी शकल ज्यादा बिगड़ी है, किसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन हुआ है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर जो बड़े वाला है उसका ध्रुवण ज्यादा हुआ है, उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा डेवलप हुई है, जो साइज बड़ा है जिसका एनायन। ये सारी बातें जिन नियमों में हम पढ़ते हैं, जिस नियम के अंतर्गत हम इन बातों को कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं फजान नियम या फजांस रूल। बताओ अब बेसिक चीज क्लियर हुई क्या आपको फजान रूल की? देखो अब मैं सारी बातें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना, हालांकि मैंने आपको सारा निचोड़ दे दिया पहले ही। देखो फजान ने कुछ रूल्स दिए जिनकी हेल्प से यह जानना पॉसिबल है कि किन किन कंडीशंस में इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी आयनिक वैलेंसी कोवैलेंसी में चेंज होती है। हम सोचते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे को दे ही दिया, बस जिसने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसके बाकी इलेक्ट्रॉनों पे कब्जा उसने कर लिया, बस यूं समझो। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। जैसे यहां कुछ डायग्राम्स हैं जिनसे एक्सप्लेन की गई है बात, आप इन डायग्राम्स को देखो। आपको पता है कि ये जो छोटे वाला है ये क्या है? ये वो है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, वो एटम यानी कैटायन। और ये जो बड़े वाला है, बड़े वाला कौन सा है? जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसे हम कहते हैं एनायन। और इसकी वजह से आपको पता तो है इस चीज का, आपको इस चीज का पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है इस तरीके से, जिसकी वजह से ये बना है कैटायन और ये बना है एनायन। क्लियर बात? अब अगली बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। अगली बात ये है, ये तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से एक बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या हुआ, इस छोटे वाले ने तो बड़े वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को खींच के उसकी शकल बिगाड़ दी। देखो इधर को देख रहे आप, बिगाड़ दी शकल। अब बड़े वाला भी सोच रहा कि मैं भी छोटे वाले की शकल बिगाड़ूं, तो छोटे वाले की शकल इसने बिगाड़ी, पर छोटे वाले की शकल ज्यादा नहीं बिगड़ी। दोनों की शकल बिगड़ने से होता क्या है, पोलराइज्ड आयंस हमें नजर आते हैं, यानी ऐसे आयन जो ध्रुवित हो चुके हैं। ज्यादा ध्रुवित ये होता है हमेशा जिसका साइज बड़ा होता है। अब क्या हुआ, जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए और इसने इसके खींचने शुरू कर दिए, दोनों में रस्सा कसी का खेल हो रहा कि तुझे एक दिया था तेरे सारे खींचूंगा, वो कह रहा तेरे से एक लिया था तेरे बाकी भी लूंगा। अब होगा क्या, इनमें कुछ ऐसी स्थिति डेवलप हो जाएगी कि यहाँ बीच में ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे जैसे साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की। तो उससे बनेगा पोलराइज्ड कोवलेंट बॉन्ड, यानी हमारा जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड।
पर आयनिक बॉन्ड एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे पोलराइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब यहां कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पोलराइज्ड वर्ड का क्यों यूज किया आपने। मैं बताता हूं क्यों। पोलराइज्ड वर्ड का यूज इसलिए करा क्योंकि जब ये दोनों अलग अलग थे तो प्योर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था और ये प्योर नेगेटिव, यानी 100% पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी कर रहे थे। पर अब तीसरे चित्र में जब आप देखते हो, क्या इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव हमने दिखा रखा है? नहीं, पूरा पॉजिटिव इसलिए नहीं दिखा रखा कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होता और इसके इलेक्ट्रॉनों का लालच ये ना कर रहा होता तो इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव होता। पर एक दिया और बाकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अपनी तरफ को खींच रहा होगा और वे दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को आ रहे होंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक आता है ना किसी एटम के, उस एटम के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच खींच के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाया, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है। और इसी तरीके से इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज था, देखो यहां भी पूरा नेगेटिव था, यहां भी पूरा नेगेटिव। अब इसके ऊपर पूरा नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के और दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने लग गए। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं ना, तो उस एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। जैसे हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किए थे इससे पिछली वीडियो में, किए थे ना। तो पोलराइज्ड कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, था ये किसी जमाने में आयनिक बॉन्ड, पर आयनिक बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है पोलराइज्ड कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, आखिरकार यदि इसमें दम है, किसमें? छोटे वाले आयन में, कैटायन में दम है, तो ऐसी स्थिति डेवलप हो जाती है जैसे यहां दिखाई दे रही है आपको। ऐसी स्थिति तब डेवलप होती है जब इसमें छोटे वाले आयन में दम हो और बन जाता है ये कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पूरा कन्वर्ट हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड में। तो ये डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए। कुल मिला के सारी कहानी यह है कि जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक एटम तो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, और दूसरा एटम एनायन में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। पर जो कैटायन है, जो छोटा है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, वो बड़े वाले अर्थात नेगेटिव चार्ज वाले एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ खींचकर वो क्या करता है? आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर डेवलप करता है। सारा खेल उस छोटे वाले किसका है? कैटायन का। उसे तो दूसरे की शकल बिगाड़नी। शकल कौन बिगाड़ेगा? कैटायन जो छोटा है। और शकल कौन बिगड़वाएगा? एनायन जो बड़ा है, बड़े की शकल बिगड़नी है। ठीक है, देखो चलो देखो, जब किसी आयनिक बॉन्ड में कैटायन व एनायन पास पास होते हैं तो कैटायन एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, करेगा ये अट्रैक्ट, तथा उसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है। मुझे यूं बताओ, वो जो छोटे वाला है, वो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन है, वो इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेगा। पर वो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन उस एनायन के न्यूक्लियस को तो धक्का ही देगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव को धक्का देता है। ठीक है, जिसके कारण एनायन में डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन हो जाता है। एनायन का मतलब वो बड़े वाला जो है, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, या पोलराइजेशन भी आप इसे कह सकते हो। डिस्टॉर्शन का मतलब विकृति उत्पन्न हो जाना, बिगड़ जाना शेप का। पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ इकट्ठे कर दिए और न्यूक्लियस एक तरफ इकट्ठा कर दिया। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए वो वाला कोना तो बन गया नेगेटिव चार्ज वाला पोल, और जिस तरफ बेचारा न्यूक्लियस चला गया वो बन गया पॉजिटिव चार्ज वाला पोल। जब ही तो कहा पोलराइजेशन कर दिया उसका। भाई नॉर्मली एटम कोई पोलराइज थोड़ा ही होता है। आपको पता है एटम के बीच में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है,
और एटम के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज बीच में और नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ, ऐसा होता है एटम। क्या ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को आप डाइपोल कह सकते हो? नहीं कह सकते। डाइपोल तो वो है जिसका एक कोना पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो रहा हो। अब जब वो छोटा कैटायन उस बड़े से एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस तरफ तो डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और उधर जो न्यूक्लियस बचा उसे वो धक्का दे रहा, तो दूर चल। तो न्यूक्लियस को दूर भगा दिया तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। हाई उस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव को दूर भगा दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो वो एटम में अब बीच में पॉजिटिव और चारों तरफ नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब उसमें नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया और पॉजिटिव एक तरफ आ गया। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज आया वो बन गया नेगेटिव पोल, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस गया वो बन गया पॉजिटिव पोल, जिससे एक डाइपोल बना। वो एटम किस में कन्वर्ट हो गया, डाइपोल में। इसलिए हम कहते हैं कि जो एनायन है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, ये लिखा हुआ है डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, शक्ल किसकी बिगड़ेगी ज्यादा, बड़े वाले की, एनायन की। इसी प्रकार एनायन भी कैटायन का पोलराइजेशन करता है, लेकिन कैटायन का साइज छोटा होने के कारण इस पर यह इफेक्ट बहुत कम या ना के बराबर कार्य करता है। वो छोटे वाले की शक्ल बड़े वाला बिगाड़ने की कोशिश तो करता है, पर बड़े वाले पे इतनी शक्ल बिगड़ती नहीं उसकी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, बताओ? समझ में आया ना कि आयनिक बॉन्ड था, और आयनिक बॉन्ड में जो छोटे वाला कैटायन था उसने बड़े वाले एनायन की क्या हालत करी। अब देखो, डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन के कारण कैटायन व एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग हो जाती है। शेयरिंग तो होगी, एक दिया बाकी खींच लिए, बीच में आ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए ना दोनों एटम के न्यूक्लियस के, उन्हें तो आप ऐसे ही मान लोगे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, साझेदारी हुई दोनों एटम्स के बीच में, ऐसे ही मान के चलोगे। तो यहां कहा डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन के कारण कैटायन व एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग हो जाती है, अर्थात आयनिक बॉन्ड में पार्शियली कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो हमारा जो आयनिक बॉन्ड किसी जमाने में बना था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण, वो आयनिक बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर उसके अंदर थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। ठीक है बेटे, और ये कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होने का कारण डिस्टॉर्शन ही है, पोलराइजेशन ही है। अब देखो, अब असली पकड़ पे आ रहे। आपने बेसिक चीज समझ ली, फजान ने यही बात बताई थी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उसने बताई, अपने रूल्स बताए, पर मेन बात यही है बस जो मैंने आपको बताई। ठीक है, पढ़ेंगे आगे क्या क्या है, बहुत समझ में आएगा आपकी सारी बात। आप फजान ने बताया कि जब एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन बनेगा, छोटा होगा साइज में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज वाला एनायन बनेगा, साइज में बड़ा होगा। अब छोटे वाला कैटायन वो बड़े वाले एनायन की शक्ल बिगाड़ देगा, पक्की बात है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के उसे ओवल शेप बना देगा, एक डाइपोल बना देगा उसका, जिसकी वजह से वो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और इस घटना को हम डिस्टॉर्शन, पोलराइजेशन कहेंगे या कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ना कहेंगे। अब चलो अगली बात कर रहे हैं हम। देखो, डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो डिस्टॉर्शन को या पोलराइजेशन को या कोवेलेंट कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है आयनों पर अधिक आवेश, यानी हाई चार्ज ऑन द आयंस। देखो, कोई भी आयन है, चाहे वो कैटायन है चाहे वो एनायन है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उस आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा यानी आवेश होगा, वो आयन उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा, पक्की बात है, चाहे उसमें कैटायन हो चाहे एनायन। तो यहां लिखा हुआ है कि डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयंस। किसी भी आयन के ऊपर, यदि आप छोटे की बात करो तो छोटे के ऊपर, और यदि आप बड़े की बात करो तो बड़े के ऊपर,
छोटे के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज है वो बड़े की शक्ल उतनी ज्यादा बिगाड़ेगा, और बड़े के ऊपर जितना चार्ज ज्यादा है वो अपनी शक्ल उतनी बिगड़वा देगा। ये चीज समझो। अब सवाल फिर खड़ा होता है जी क्यों, आप क्यों कह रहे हैं इस बात को? बेटे छोटा आयन कौन सा है? कैटायन, धनायन। उसके ऊपर जितना चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा, उसने अपने उतने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे होंगे। यदि एक कैटायन के ऊपर एक इकाई यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी +1 चार्ज है उसके ऊपर, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा अपना। और यदि उसने 2 छोड़ रखे तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 इकाई धनावेश। 3 छोड़ रखे तो 3 इकाई धनावेश। तो जिस कैटायन के ऊपर +1 चार्ज है और जिसके ऊपर +3 है, यदि दोनों की आप तुलना करोगे ना, तो +1 वाला इतनी शक्ल नहीं बिगाड़ सकता एनायन की जितना +3 वाला बिगाड़ेगा। ठीक है। सवाल फिर खड़ा हुआ जी क्यों? इसका रीजन ये है कि जब किसी कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो उसे इलेक्ट्रॉनों का उतना ही लॉस होता है, उसका नाभिक जो है उतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, उसका न्यूक्लियस उतना प्रभावशाली हो जाता है, जिसे आप कह सकते हो न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, या न्यूक्लियर चार्ज। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंकते रहो, एक निकालना तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, 2 निकाल ले और भी बढ़ा, 3 निकाल ले और भी बढ़ा, 3 से ज्यादा तो निकलते नहीं है। पर जितने ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना नाभिक और ज्यादा खतरनाक कठोर होता रहेगा कि अब मैं बदला लेके ही रहूंगा, किसने छीने मेरे इलेक्ट्रॉन, उसने मेरा एक छीना, मैं उसके सारे छीन लूंगा। यानी आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा। तो यहां सीधी बात है, सीधी बात लिखी हुई है, बिल्कुल ध्यान से देखो। यूं लिखा हुआ है कि डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन कहते हैं विकृति को, शकल बिगड़ने को, बड़े वाले की। डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज ऑन आयंस के। एग्जांपल देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव आयन। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन है और एक Na पॉजिटिव आयन है, ये दोनों पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन माने कैटायन यानी छोटे, तो इनमें से पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? यानी कौन कैटायन की, कौन सा कैटायन एनायन की शक्ल ज्यादा बिगाड़ेगा? तो आप यूं देखो कि दोनों में से किसके ऊपर ज्यादा चार्ज है। तो आप एल्यूमिनियम पे देख रहे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जबकि सोडियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो एल्यूमिनियम बेचारा ज्यादा दुखी है, इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ज्यादा परेशान है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और वो ज्यादा बदले लेगा एनायन से अपने। अब देखो आपको पता चल गया कि पोलराइजिंग पावर Al ट्रिपल पॉजिटिव की ज्यादा है Na पॉजिटिव से, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर AlCl3 में ज्यादा होगा NaCl से। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि AlCl3 और NaCl इन दोनों में से किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आप देखोगे Cl नेगेटिव तो यहां भी है, इसमें भी क्लोराइड आयन है, इसमें भी शकल बिगड़वाने वाले दोनों में एक जैसे हैं। यहाँ भी क्लोराइड आयन को शकल बिगड़वानी है अपनी Cl नेगेटिव को, और यहाँ भी Cl नेगेटिव को, पर यहाँ शकल बिगाड़ने वाला Al ट्रिपल पॉजिटिव है और यहाँ शकल बिगाड़ने वाला Na पॉजिटिव है। तो Al ट्रिपल पॉजिटिव ज्यादा शकल बिगाड़ देगा इन क्लोराइडों की या Na पॉजिटिव। तो आप साफ समझते हो इस बात को कि सर जिसके ऊपर जितना चार्ज है, जिसके ऊपर का मतलब कैटायन, धनायन के ऊपर जितना चार्ज है वो उतनी ज्यादा शकल बिगाड़ेगा। अब यहाँ इस बात को दूसरे तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका पता क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, उसका साइज उतना ही घटता चला जाता है। तो Al ट्रिपल पॉजिटिव का साइज ज्यादा घट गया Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में, और जब Al ट्रिपल पॉजिटिव का साइज ज्यादा घट गया तो अभी मैंने सिखाया था कि कैटायन जितना छोटा होगा ना उतना ज्यादा खतरनाक होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? खतरनाक। इस तरीके से भी इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हो। इसलिए हम कहते हैं AlCl3 तो कोवेलेंट कंपाउंड है, जबकि NaCl है आयनिक। ठीक है, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूं कंफ्यूज होते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता। जब वे पढ़ते हैं ना तो पढ़ते हुए पता कहां कंफ्यूज होते हैं, देखो बताता हूं मैं आपको।
वे कंफ्यूज ऐसी जगह होते हैं जैसे उन्हें उनके टीचर ने सिखाया कि AlCl3 AlCl3 सिखाया और एक सिखाया NaCl, और उनसे पूछा कि बताओ इन दोनों में से कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है। तो बच्चों को इस बात का पता है कि जब मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे से संयोग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जब वे AlCl3 की शक्ल देखते हैं ना, तो वे सोचते हैं कि Al मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, और Cl क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होंगे तो पक्की बात है आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए AlCl3 एक आयनिक कंपाउंड है। और इसी तरीके से NaCl में सोचते हैं कि Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होगा जिसकी वजह से मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन यानी कैटायन एनायन जब आपस में अट्रैक्ट होंगे तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं। तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कैसे हुए ट्रांसफर कि एल्यूमिनियम तो बीच में है, यहाँ एक Cl यहां है, एक Cl यहां है, एक Cl यहां है, 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 1 2 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक तो इसे दे दिया, एक तो इसे दे दिया, और एक दे दिया इसे, इन पे 7 7 थे, 8 8 हो गए। तो यहाँ Al के ऊपर तो आया 3 इकाई पॉजिटिव चार्ज, और इस Cl के ऊपर एक नेगेटिव, इस Cl के ऊपर एक नेगेटिव, और इस Cl के ऊपर एक नेगेटिव। पर हुआ क्या, हुआ ये कि आप सोच रहे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और आयनिक बॉन्ड बन गया, इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे? नहीं, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तीनों को, पर इसके ऊपर तीन तीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत खतरनाक है। इस Cl की शक्ल बिगाड़ के रख देगा, ऐसी बना देगा इसकी शक्ल Cl नेगेटिव की, और इस वाले Cl नेगेटिव की शक्ल ऐसी बना देगा ये Al ट्रिपल पॉजिटिव, और इसकी शक्ल भी ऐसी बना देगा, गोल तो रहने ही नहीं देने का इन्हें। यानी यूं कहा कि दे दिया तो एक एक, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन मेरे कब्जे में कर दो तुम। तो इसलिए AlCl3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बावजूद भी हम AlCl3 को आयनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। यह बात फजान ने ही हमें समझाई थी, नहीं तो हम तो लकीर के फकीर थे बस, कि जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वहां आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और वो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होगा। अब ये एक नई बात सामने आई हमारी, नई बात ये सामने आई कि जब एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी वहां हमें आयनिक बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद भी कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल कोवलेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका जो कैटायन है, जैसे यहाँ Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन है, वो कितनी पावर है उसके अंदर, कैटायन के अंदर, और एनायन कितने कमजोर हैं। समझ में आ रही ना बात? तो इसलिए हम कहते हैं कि AlCl3 में एल्यूमिनियम से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पर फिर भी AlCl3 आयनिक कंपाउंड नहीं, कोवलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है इसका। और NaCl में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो ये तो आयनिक कंपाउंड होगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आयनिक कंपाउंड तो होता ही है। तो यहां हमें यह बात समझ में आई कि आयनों पर अधिक आवेश, हाई चार्ज ऑन द आयंस, बहुत इफेक्टिव है। डिस्टॉर्शन, पोलराइजेशन, कोवलेंट कैरेक्टर, कुछ भी कह दो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज ऑन आयंस के। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, पोलराइजिंग पावर ऑफ Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव आयन, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर AlCl3 में ज्यादा है, NaCl में कम, इसलिए AlCl3 तो होता है कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट मॉलिक्यूल, और NaCl होता है आयनिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना? नेक्स्ट चलो दूसरा देखते हैं, फैक्टर क्या है जो डिस्टॉर्शन को, पोलराइजेशन को या कोवलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। दूसरा कारक कौन सा है?
दूसरा कारक है धन आयन का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अभी बताया तो था, ये जो धनायन है ना कैटायन, वो जितना छोटा है ना उतना ही खतरनाक है, बस जितना छोटा उतना खतरनाक। क्योंकि छोटा होगा ना, उसका जो न्यूक्लियस होगा, जो नाभिक होगा उसका, वो ज्यादा नजदीक चला जाएगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के, और यूं ज्यादा खींच लेगा। जितना छोटा कैटायन होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, और वो दूसरे एटम के यानी कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो धनायन का छोटा आकार जितना ज्यादा होगा, वो ऋण आयन की शकल उतनी ज्यादा बिगाड़ देगा। तो यहां लिखा हुआ है डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। देखो 1 अपॉन साइज ऑफ कैटायन है, 1 अपॉन में जब पूछा जाता है तो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती साइज ऑफ कैटायन। यानी ये साइज ऑफ कैटायन और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, साइज ऑफ कैटायन बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा। तो साफ पता चल रहा कि साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा, जितना कम होगा साइज कैटायन का उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप करेगा, उतना ही एनायन को पोलराइज कर देगा, या उतना ही एनायन की शक्ल बिगाड़ देगा, उसमें डिस्टॉर्शन उतना ही ज्यादा पैदा कर देगा। जैसे एग्जांपल देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, उससे कम NaCl में, फिर KCl में, फिर RbCl में। ये Li, Na, K, Rb ये सब क्या हैं? ये सब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट ग्रुप में जो मेंबर होते हैं वे होते हैं Li, Na, K, Rb, ये सब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है, तो इनके यदि सबके आप कैटायन बना दो, जितने भी ये आपके Li का पॉजिटिव बनेगा कैटायन, Na पॉजिटिव बनेगा, K पॉजिटिव बनेगा, Rb पॉजिटिव बनेगा। तो इन कैटायन में सबसे छोटा कौन सा होगा? आप कहोगे कि सर किसी भी वर्ग में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है ना किसी भी ग्रुप में, उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम होते हैं, कक्षाओं की संख्या कम होती है। तो Li पॉजिटिव में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम है, कक्षाओं की संख्या कम है, और कक्षाओं की संख्या कम है तो Li पॉजिटिव सबसे छोटा है, और सबसे छोटा तो सबसे ज्यादा खतरनाक, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो एनायन का सबसे ज्यादा शकल यही बिगाड़ेगा, Li पॉजिटिव। और Li पॉजिटिव जब एनायन की सबसे ज्यादा शकल बिगाड़ेगा तो LiCl को तो फिर हम कहेंगे ही, इसलिए तो इसे LiCl को कहा सबसे ज्यादा कोवेलेंट है कैरेक्टर इसके अंदर। इस लिथियम ने क्लोरीन की सबसे ज्यादा शकल बिगाड़ रखी, लिथियम ने क्लोरीन के नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा। सोडियम इतनी ज्यादा इसकी शकल नहीं बिगाड़ सकता, पोटेशियम उससे भी कम, रुबिडियम सबसे ही कम। आ रहा ना समझ में? तो जो कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा साइज में, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहां बता दिया आपको कि साइज में जितना छोटा होगा, ये Li पॉजिटिव सबसे छोटा है, उससे बड़ा Na है, फिर K है, फिर Rb है। तो जो सबसे छोटा है वो ही एनायन की शक्ल सबसे ज्यादा बिगाड़ेगा। तीसरा देखो जरा फैक्टर कौन सा है? तीसरा फैक्टर है ऋण आयन का बड़ा आकार, लार्ज साइज ऑफ एनायन। भाई जो एनायन है उसका साइज जितना बड़ा होगा, बेचारा अपनी शक्ल उतनी ज्यादा बिगड़वाएगा। सवाल खड़ा होता है जी क्यों बड़े साइज वाला एनायन अपना शक्ल ज्यादा क्यों बिगड़वाता है? कारण मुझे यूं बताओ, ये तो न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहीं दूर जाके होगा। मान लो भाई बड़ा साइज है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो दूर जाके होगा। ये है, मान लो कितने बने ऑर्बिट, 1 2 3 4, और ये बन गया 5, और ये बन गया 6, मान लो ऐसा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे इस तरीके से, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है सबके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर बात? अब मुझे यूं बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो बहुत दूर है, देखियो कितनी दूर है न्यूक्लियस से, और दूर हैं तो न्यूक्लियस इन्हें उतने ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेगा
जितने ज्यादा फोर्स से बाहर खड़ा हुआ छोटा सा कैटायन इन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। यूं कहेगा कि तुम्हारा मालिक तो बहुत दूर है, वहां के चक्कर में ना पड़ो, मेरी तरफ आओ। और फिर ये कक्षाएं सारी की सारी ये इस तरह घूम के ही हो जाएंगी लंबी। समझ रहे? तो जो ऋण आयन है, जो ऋण आयन है, समझ रहे ना, ऋण आयन, एनायन, उस ऋण आयन का बड़ा आकार होगा, लार्ज साइज ऑफ एनायन होगा, तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन या कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना बड़ा है वो अपनी शक्ल उतनी ज्यादा बिगड़वाएगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे न्यूक्लियस की तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे, और न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो न्यूक्लियस का तो इफेक्ट उनके ऊपर कम है, और जो बाहर से थर्ड पार्टी आई यानी कैटायन छोटा सा, वो तो ज्यादा नजदीक आ जाएगा ना उनके, और ज्यादा नजदीक आ गया तो खींच लेगा उन्हें। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे एग्जांपल देखो, कोवेलेंट करेक्टर देखो, यदि कोई पूछता है AlCl3 और AlF3 में कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, तो यहां खींचने वाला कौन है, देखो जरा, खींचने वाला कौन है, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन है जी, और यहां भी खींचने वाला Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन है, यानी कैटायन तो दोनों में एक जैसा, पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को खिंचवाने वाला कौन है, Cl नेगेटिव, और यहाँ F नेगेटिव। और सारी दुनिया को पता है, यदि आप ग्रुप नंबर 17 को पढ़ते हो, जिन्हें आप कहते हो हेलोजन, क्या कहते हो, हेलोजन, तो ग्रुप नंबर 17 के हेलोजन को जब आप पढ़ते हो तो आपको इस सीरीज को पढ़ा जाता है, फूल कली बाहर आई, फूल कली बाहर आई। तो न्यू बताओ, यदि ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। तो बताना जरा, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा है, F नेगेटिव का साइज बड़ा होगा या Cl नेगेटिव का? आप कहोगे कि सर Cl नेगेटिव का साइज बड़ा होगा, यानी यहां देखो, यहां इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, जिसका साइज बड़ा है, इसका एनायन वाला साइज जिसका बड़ा है, एनायन का साइज, वो अपनी शक्ल ज्यादा बिगड़वाएगा, और ज्यादा शक्ल बिगड़वाएगा तो यहाँ डिस्टॉर्शन ज्यादा डेवलप होगा AlCl3 में, यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा होगा, या यहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट कंपाउंड है, जबकि AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। बड़ी अजीब बात है। बच्चे सोचते हैं कि सर कहां कहां क्या क्या कराओगे आप, क्या क्या सिखा रहे हैं। बच्चे तो नॉर्मली सोचते हैं ना, AlCl3 देख लो भाई, AlF3 देख लो, एल्यूमिनियम है यहां भी है, हेलोजन है यहां भी है, तो इसमें से एक कोवेलेंट और एक आयनिक कैसे हो गया। जब हम यहाँ कोवेलेंट की बात करते हैं AlCl3 के लिए, तो बच्चे के दिमाग में वही चित्र बनता है कि एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉनों की क्या की है, शेयरिंग, साझेदारी की है। नहीं, साझेदारी नहीं करी, एल्यूमिनियम ने क्लोरीन को दिए तो थे इलेक्ट्रॉन, एक 3 क्लोरीन थे, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, पर दिया था एक एक, पर उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, जिसके कारण जिसलिए आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर इस हद तक डेवलप हो गया कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ही लगने लग गया। था नहीं वो कोवेलेंट बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड था, पर कोवेलेंट जैसा लगने लगा वो, इसलिए वो, क्योंकि उसमें कोवेलेंट करेक्टर 50% से ज्यादा हो गया ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो कैसा कंपाउंड बन गया, कोवेलेंट। जबकि AlF3 में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, और फ्लोरीन का साइज छोटा है तो एल्यूमिनियम इसकी शक्ल ज्यादा नहीं बिगाड़ पाया, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन। जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से नुकसान ये होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम रहता है, और न्यूक्लियस का इफेक्ट कम रहेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी कब्जा करने को तैयार रहता है। ठीक है, चलो फोर्थ फैक्टर पढ़ते हैं। चलो फोर्थ फैक्टर, पांचवा कारक कौन सा है जो कोवेलेंट करेक्टर को, डिस्टॉर्शन को इफेक्ट करता है? अनुत्कृष्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला धनायन। बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान से समझना।
कैटायन विद नॉन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैं बताता हूं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा। हमें पता चला अब तक हमने जो है 3 रूल पढ़ लिए, 3 नियम पढ़ लिए फजान के, और हमें 3 बातें बहुत बढ़िया बढ़िया पता चली। उनमें से कुछ बात बताता हूं आपको। हमें पता चला कि जो कैटायन है वो छोटा जितना होगा उतना खतरनाक होगा, यानी उतना ज्यादा पोलराइजेशन डेवलप करेगा, उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा एनायन का, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर डेवलप करेगा, क्योंकि कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जो कैटायन छोटा है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर डेवलप करेगा। जो एनायन जितना बड़ा है वो बेचारा उतना मजबूर है, वो अपनी शकल उतनी ही ज्यादा बिगड़वाएगा। 2 बातें यही तो पढ़ी हमने। एक बात हमने और पढ़ी, तीसरी बात जो पहले नंबर पे पढ़ी, कि जो कैटायन है उसके ऊपर जितना चार्ज ज्यादा हो और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज हो, उनमें कोवेलेंट करैक्टर या डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि जो कैटायन है उसके ज्यादा चार्ज होगा तो वो ज्यादा छोटा होगा, और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना बढ़ जाएगा, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने दूर चले जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अब कोई भी लेके भाग जाए उन्हें चाहिए। ठीक है, तो अनउत्कृष्ट गैस की बात कर रहे, चलो अनउत्कृष्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला धनायन, कैटायन विद नॉन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब पता क्या है? मान लो आपके पास कोई कैटायन है, जैसे Na पॉजिटिव की बात कर लो। Na सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, पर Na पॉजिटिव आयन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हम बात कर रहे हैं यहां सोडियम की। जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो नॉर्मल वे में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इसके पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 8 1। अब मैं आपको यूं कह रहा कि मेटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, Na पॉजिटिव। कितने हुए? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे यूं बताओ कि उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस या इनर्ट गैस उसे कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एटम हो या आयन हो या कोई भी हो, ये तो आयन है ना, Na पॉजिटिव आयन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है, यानी इनर्ट गैस जैसा, नोबल गैस जैसा हो जाता है। उसे कोई टेंशन नहीं होती ज्यादा फिर कि मैं तो स्टेबल हूं। पर यदि किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है और फिर भी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दिया और फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो वो तो ज्यादा दुखी है। फिर उसका जो न्यूक्लियस होगा ना, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफेक्टिव। इस बात को समझो। यदि जैसे सोडियम को देख रहे हैं आप, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूसरा बन गया, दूसरा ऑर्बिट ही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसे शांति पड़ेगी। यदि कोई कैटायन ऐसा हो जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद या 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद या 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कैटायन बना है, और उस कैटायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वो उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, यानी वो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, तो उसके ज्यादा बेचैनी नहीं होगी। यदि हम किसी ऐसे कैटायन को लें जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया या 2 दिए या 3 दिए और फिर वो कैटायन में बदला, पर फिर भी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम या ज्यादा हैं, तो बेटे वो एटम, वो कैटायन बहुत ज्यादा दुखी होगा, परेशान होगा, बेचैन होगा, बदला लेगा, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए भी और फिर भी शांति नहीं प्राप्त हुई, अब तो मैं तहलका मचा दूंगा सारे में। तो वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन डेवलप करेगा तो वो
एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा कि अब तो मैं तुझे खींच के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे सारे इलेक्ट्रॉन खींच के रहूंगा मैं। और उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा कर देगा, इतना ज्यादा पोलराइजेशन पैदा कर देगा, इतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर डेवलप कर देगा कि Na पॉजिटिव नहीं कर सकता, या कोई भी ऐसा कैटायन नहीं कर सकता जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी जो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा हो। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? आई समझ में बात? बहुत मजेदार बात है, ध्यान से समझना। बात यह है कि नॉन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन के कंपैरिजन में अधिक डिस्टॉर्शन पैदा करता है। ठीक है, वो तो डिस्टॉर्शन ज्यादा पैदा करेगा ही। क्यों करेगा मैंने बता दिया आपको, क्यों करेगा पैदा। जो बात मैं आपको समझाता हूं, समझाना तो पड़ता है ज्यादा, पर सारी बात लिखी नहीं जाती बेटे, सारी बात लिख नहीं सकते हम। जो बात हम समझते हैं ना इतनी, इन सारी बातों को लिखा नहीं जा सकता। यदि आपको क्वेश्चन अपना बड़ा करना, लॉन्ग क्वेश्चन करना बहुत, तो आपको जो जो बात समझाता हूं उन्हें लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर हमें पूरे सिलेबस का फिर रिवीजन भी तो करना होता है, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट चले, पॉइंट टू पॉइंट। एग्जाम्पल देखो, polarizing power of Cu positive and Ag positive ion is greater than the polarizing power of Na positive and K positive। पोलराइजिंग पावर जो Cu पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव की है वो कहीं ज्यादा है, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर से कहीं ज्यादा है Cu पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव की। सवाल खड़ा हुआ क्यों? क्योंकि Cu पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके Cu पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, लिख के देख लेना आप। ठीक है, Ag पॉजिटिव में भी ऐसा ही होगा। जबकि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी Cu पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेचैन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, परेशान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? नोबल गैस जैसा, इनर्ट गैस जैसा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि चल तू कह रहा तो खींच लूंगा मैं इलेक्ट्रॉन, वैसा मुझे जरूरत तो है नहीं। समझ रहे हैं आप? देखो चलो अगली बात कर रहे हैं। अब देखते हैं एक और इफेक्ट, ध्यान से देखना अगला इफेक्ट। अब हमें देखना है पांचवा इफेक्ट। 4 इफेक्ट देख लिए ना, पांचवा इफेक्ट देखना है जिसे हम कहते हैं विलायक की प्रकृति या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। भाई जो सॉल्वेंट ऐसा होता है ना पानी जैसा, पानी का खासियत यह है कि उसका अधिक परावैद्युत स्थिरांक है, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। तो अधिक परावैद्युत स्थिरांक यानी ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट जैसे पानी आयंस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ही है कि वो कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, या जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक, जैसे ही आप उसे लिक्विड में डालते हो, सॉल्वेंट में, विलायक में, तो वो लिक्विड या सॉल्वेंट या विलायक उसके कैटायन और एनायन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसे कितना घटा रहा, और जितना घटावेगा उतना जल्दी उनका बॉन्ड टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट जनरली हम लेते हैं NaCl, नमक। तो जो सॉल्वेंट यानी विलायक किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटक या आयनिक कंपाउंड के आयंस के बीच के अट्रैक्शन को जितना कम कर देता है, हम कहते हैं उसका परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा है। और पानी का तो बहुत ज्यादा है, और जब पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो प्लस और माइनस वो क्या करेगा, देखो मैं बताता हूं। जिसका भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, मान लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एक आयनिक कंपाउंड है या इलेक्ट्रोलाइट है NaCl नमक, ये तो हमारा Na पॉजिटिव है और ये है हमारा Cl नेगेटिव। ठीक है, आपने इसे पानी में घोल दिया, पानी में घोलते ही पानी यहां बाधा उत्पन्न करेगा, यहां कि खींचो ना एक दूसरे को, अलग अलग हो जाओ। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच के बॉन्ड को तोड़ने को तैयार है,
और जब वो बीच का बॉन्ड तोड़ रहा तो बेचारा कैटायन इस एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। और नहीं खींच पाएगा तो ये कैटायन इस एनायन की शक्ल कैसे बिगाड़ पाएगा? इसमें डिस्टॉर्शन कैसे पैदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पोलराइज इसे कैसे करेगा? नहीं कर सकता। और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप करेगा? नहीं कर सकता। क्योंकि आयनिक बॉन्ड को तो आयनिक बॉन्ड बने ही नहीं रहना चाहता, मतलब आयनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड जैसा नहीं रहने देना चाहता। कौन? वो विलायक, वो सॉल्वेंट, पानी। सोच रहा बीच का बॉन्ड तोड़ो, अलग हो जाओ, Na पॉजिटिव अलग हो जाओ, Cl नेगेटिव अलग। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पास पास आएंगे, जब भी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के उसमें डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, उसमें पोलराइजेशन पैदा करेगा और एक आयनिक बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ को मोड़ेगा। पर पानी तो यूं कह रहा है दूर दूर हटो भाई, अट्रैक्शन अट्रैक्शन का मुझे नहीं पता। यहां देख लो, यही बात लिखी हुई, यहां साफ लिखा हुआ बिल्कुल कि विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अधिक परावैद्युत स्थिरांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट एग्जांपल H2O आयंस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, इसलिए डिस्टॉर्शन कम हो जाता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन क्या हो जाता है? कम। यहां जाता है लिख लेना, कम हो पाता है लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो जाता है लिखना। ठीक है, तो ये चीजें हमें आज डिस्कस करनी थी भाई, ये चीजें डिस्कस करनी थी। हमने आज जो डिस्कस किया है, कुल मिला के इन सारी बातों को एक शब्द में यदि मैं बोलना चाहूं तो हमने डिस्कस किया है फजान्स रूल। फजान ने कहा था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे घुस जाता है आगे, कि हम देख रहे मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइन कर रहे, आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए, फिर भी हम कह रहे कि कोवेलेंट कंपाउंड है ये तो कहां से घुसा है, कैसे हुआ? फजान ने समझाई सारी बात कि तुम जो सोच रहे ना, बॉन्ड का खेल वहां तक नहीं है, बॉन्ड का खेल कुछ आगे तक है। इसे भी समझो कि जब कोई आयनिक कंपाउंड है, वो हमें साफ पता चल रहा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बन रहा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए, नॉन मेटल को दिए, हम खुश हो गए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, आयनिक बॉन्ड बन गया, आयनिक कंपाउंड है। पर आयनिक बॉन्ड से भी कोवेलेंट कंपाउंड बन सकते हैं, यह बात समझाई फजान ने। ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में टॉपिक आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।